हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट 9 को कवर करने, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम इन द बॉडी को पढ़ने वाले हैं। और तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो साइड में लिखे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और पूरे ही एनसीईआरटी को मैंने पूरे एनसीईआरटी को ऐसे शॉर्ट नोट्स में बनाया, जो कि आप देखेंगे। तो अगर मैं ये बात करूँ तो आप इतने ही मैंने इतने को इतने में कंक्लूड किया है, इतने को इतने में कंक्लूड किया है। तो ये नेक्स्ट पेज को भी कवर कर रहे हैं वैसे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, जो कि बहुत यूज़फुल हो सकता है फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए। और मैंने खुद इसको यूज़ किया है और मैंने 100 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था CBSE क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। Immune system in the body. The human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. तो चार चीज़ें आ रही हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम में। कौन कौन सी चीज़ें, चार चीज़ें आ रही हैं। एक तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले। बहुत सारे होते हैं और वो भी कैटेगराइज है, ठीक है ना। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। फिर टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंसिस्ट रहते हैं। टिश्यूज़ कौन कौन से हो जाते हैं, मैल्ट होता है, ठीक है ना। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, तो वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सेल्स हो जाते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं जो WBCs हो गए, तो वो इन्वॉल्व हैं। मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स और कफर सेल्स भी एक टाइप के वो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़, तो चार चीज़ें जो कि कंस्टिट्यूट कर रही हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यू हैव रेड, द इम्यून सिस्टम इज़ यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकोगनाइजेज फॉरेन एंटीजेंस। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन एंटीजेंस को रिकोगनाइज करता है, ठीक है। एंड वो रिस्पॉन्स टू दीज एंड रिमेंबर्स देम। जैसे हम लोग पढ़ें कि बहुत मतलब इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे फॉरेन एंटीजेंस को डिटेक्ट कर लेती है हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम की हेल्प से, और फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू इट। Okay, and the immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases and organ transplantation. तो हमने देखा कि कैसे एलर्जिक रिएक्शंस में हाइपर सेंसिटिव हमारी बॉडी बन जाती है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कुछ सर्टीन चीज़ों को, जिन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं, उनको एज एन एंटीजन कंसिडर कर लेता है और फिर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारे सेल्स पे ही अटैक कर देते हैं हमारी बॉडी एंटीजन समझ के। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी कितना बड़ा रोल रहता है इम्यून सिस्टम का, वो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, ठीक है। क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसप्लांटेशन के केस में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स विद द ओरिजिन, मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। तो लिम्फोसाइट्स जो कि एक टाइप के WBC होते हैं, उनका क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है। मतलब कि ये यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं निर्माण होता है इनका यहाँ, और फिर ये मैच्योर भी होते हैं, और फिर ये मल्टीप्लाई भी करते हैं यहीं पे, ठीक है ना, लिम्फोसाइट, ठीक है। एंड द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जैसे मैंने बोला था कि दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हो जाते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पे, बोन मैरो और थाइमस में। तो बोन मैरो और थाइमस ही हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। और बोन मैरो तो आप जानते भी हैं कि सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग WBC जिसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं सब वहीं पे बनते हैं, ठीक है ना। सबका सब ओरिजिनेट वहीं से होता है, ठीक है ना। एंड मतलब फिर वो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स वहाँ बनते हैं, ठीक है ना। फिर वो मैच्योर होते हैं और फिर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में बन जाते हैं। मतलब कि वो ऐसे लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एंटीजन को सेंस करने की एबिलिटी उनके पास रहती है, ठीक है ना। तो अब बस अभी तक बस एंटीजन सेंसिटिव ही लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है ना, एंटीजन को सेंस कर पाते हैं। अभी एफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी एक्चुअल लिम्फोसाइट्स में नहीं बन रहे, ठीक है ना, वो आगे होगा। तो आफ्टर मैच्यूरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हो गया मैच्यूरेशन, हो गया ना प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जो कि वहाँ पे होता है, तो वो मैच्योर हो जाएंगे। तो जो मैच्योर हो जाएंगे लिम्फोसाइट्स, जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, वो ये अब मूव करेंगे कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरफ, जो कि कौन कौन से हो जाते हैं, आपको नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंक्लूड करता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, प्योर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो ये
5 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी कि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, और यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा. The secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with the antigens, okay, which then proliferate to become effector cells. तो अच्छा ठीक है, तो अभी तक क्या था, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स थे, वो आए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में. तो आपको ये ऑर्गन जो दिख रहे हैं, स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, तो ये आपको ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे जो होता है कि एंटीजन आते हैं, फंसते हैं. जैसे कि स्प्लीन हो गया, वो क्या करता है, वो आगे मैं फंक्शन आप चलिए आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि आगे बुक में दिया गया है, तो मैं अभी नहीं बोल दूँगा, ठीक है ना. तो ठीक है ना, बताऊँगा. तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन. तो एंटीजन आप ये अभी समझिए कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये सब हो गए, यहाँ पे एंटीजन्स पाए जाते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. अब वो क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, मैं आगे बताऊँगा. तो जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स आते हैं वो आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन एंटीजन्स से जो कि यहाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं, और देन वो लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट होकर प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इफेक्टर सेल्स में बन जाते हैं, ठीक है ना. एंड नाउ दे आर रेडी टू फंक्शन वेल, ओके. एंड द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी शोन इन द फिगर 8.5. ये फिगर है, तो बढ़िया से देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, तो भाई ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, ओके. तो जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है, जो उसमें भी लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, नोड्स हो गए, एंड वो सब लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना. तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, ये मैंने बता दिया. एंड द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन, ठीक है ना. एक अब थाइमस की, और थाइमस आप जानते ही होंगे कि एक लोब्ड ऑर्गन रहता है, और एंड ये हार्ट के बगल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, हार्ट के नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना. तो ये एक लोब्ड ऑर्गन है, एंड नियर द हार्ट, ओके, एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन इट इज प्रेजेंट. द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये आपको पता होगा कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बर्थ के टाइम पे बहुत बड़ा रहता है, और ये जो इन्फेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उस टाइम पे बड़ा रहता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम थोड़ी कमज़ोर रहती है हम लोग की इम्यूनिटी. तो ये थाइमस से रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है ना. So it is quite large at the time of birth, but keeps reducing in size with age, and by the time of puberty it attained it reduces to a very small size. तो बहुत छोटा हो जाता है ना जब तक हम लोग puberty attain करते हैं. So both bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of T lymphocyte. तो ठीक है, ये मैंने बताया कि T lymphocyte को एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ये दोनों मिल के, ठीक है ना, फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन T lymphocytes के, ठीक है. द स्प्लीन इज़ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, आप जानते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एंड इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, ठीक है. तो ये जो स्प्लीन होती है लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स कंटेन कर रहा है. क्यों, अब देखो, स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, तो यहाँ लिम्फोसाइट्स तो प्रेजेंट होंगी, और फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को या एजेंट्स को जो कि ब्लड में आ जाते हैं. वो आगे वाली लाइन में लिखा है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी ब्लड में आ गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ये फिल्टर आउट करता है ये स्प्लीन. और यही काम लिम्फ नोड्स का भी होता है लिम्फ के केस में. लिम्फ भी तो एक फ्लूइड है, तो उसके केस में लिम्फ नोड्स का यही फंक्शन होता है, और ब्लड में स्प्लीन ये काम करता है, ठीक है ना. तो ट्रैप करता है ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से स्प्लीन ऑल्सो हैज लार्ज रिजर्वायर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स. तो स्प्लीन के पास बहुत सारी इराइथ्रोसाइट्स का लार्ज रिजर्वायर भी है ये, ठीक है ना. इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट्स भी स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है. ये प्रोवाइड भी करते हैं, ये सिर्फ मतलब आप पढ़े होंगे कि यहाँ लिखा रहता है, ठीक है, हर जगह लिखा रहता है कि ग्रेवयार्ड है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पे, नहीं, पर यहाँ से बन के आते भी हैं स्प्लीन से, ठीक है ना, स्प्लीन से आरबीसी बन के भी आते हैं. सो दैट्स व्हाट इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, ओके. तो यही काम लिम्फ नोड्स में भी हो रहा है, विच आर सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोकेटेड रहते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम. पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगहों पे ये लिम्फ नोड्स पर प्रेजेंट रहती हैं. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो बादल गरज रहा है, बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा नॉइज़ आ सकता है, तो सॉरी फॉर दैट, ओके.
लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो कि लोकेटेड रहते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में एंड लिम्फ नोड्स टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड द टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं और यही मैंने बात बताई थी स्प्लीन के लिए, जो काम स्प्लीन ब्लड के लिए करता है वही काम लिम्फ नोड्स लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के लिए करते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजेंस को जो कि लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं। ओके, एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स antigens which are trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response। वही मैंने बोला कि एक as since this lymph node is a secondary lymphoid organ, so the lymphocytes come here and they interact with the antigens which the lymph nodes trap। okay, so after that what happens कि ये ट्रैप करके रखा है, उसके साथ इंट्रैक्शन होगा लिम्फोसाइट्स का एंड देन इट विल कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट का एंटीजेंस के साथ, कहाँ पे, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन पे। क्यों, क्योंकि वो फिल्टर आउट करके उसको अलग रख रहे हैं। ठीक है ना, फॉर इट्स इंट्रैक्ट हुआ एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड दस दे विल बी रेडी टू कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। ओके, सो देर इज लिम्फोस, तो ये थोड़ी अलग बात है। देर इज लिम्फॉइड टिश्यू। Okay, there is lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts, respiratory, digestive and urogenital tract के लाइनिंग के अंदर हमारे एक lymphoid tissue भी प्रेजेंट रहता है, जो कि एक कंस्टिट्यूएंट है, मैंने बताया था ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हमारे बॉडी में। इसको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और ये जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, ये मतलब कि यहाँ पे बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस का प्रेजेंस होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है ना, और मैंने ये नहीं बताया बेस पैचेस क्या होता है। बेस पैचेस जो होते हैं वो भी किल करते हैं पैथोजेंस को, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। और टॉन्सिल जो हो जाता है, टॉन्सिल क्या करता है, थ्रोट के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आप देखेंगे लटकता रहता है और जानते भी होंगे आप, इट्स जनरल नॉलेज थिंग। ओके, तो थ्रोट के पास प्रेजेंट रहता है और लटकता रहता है और स्टॉप करता है जर्म्स को, so that they don't enter into our body and also it contains a lot of WBCs। तो white blood cells भी बहुत सारे present रहते हैं which are responsible for killing the germs। okay, कि वो enter ना करें हमारे body के अंदर, that's why it is present at the throat। okay, and it also constitutes, ये mucosa associated lymphoid tissue की बात हो गई, and it also and it constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body। हमारे body में, human body में लिम्फॉइड टिश्यू जितना भी प्रेजेंट है उसका 50% ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर के लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये कंस्टिट्यूट करता है 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ये आपको डेटा याद रखना और देख रहे हैं मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है इस थिंग को एज अ शॉर्ट नोट। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं, या फिर अपना अगर टाइम सेव करना तो आप मेरा लिख सकते हैं, इसको कोई बुरा ही नहीं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, हमें मेन फोकस रखना चाहिए रिवाइज़ करने पे। ठीक है ना, आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज़ करेंगे उस चीज़ को उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना नोट्स बनाना अच्छा नहीं है, ये सब मेरे अच्छे अपने नोट्स हैं, पर मैंने बहुत बार मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने कहीं और से नोट्स लिए, दूसरे टॉपर्स के नोट्स लिए, शॉर्ट नोट्स, तो मैं उनको यूज़ किया हूँ और मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही बनाए, मैं बनाता भी था अपने और मैं दूसरों के भी लेता था। ठीक है ना, पर वैसे बायोलॉजी में तो मैंने पूरे में अपना ही नोट्स बनाया और ये मेरा ही आइडिया था ऐसे करने का। ठीक है ना, मैं कहीं से देखा नहीं था, पर आप लोग इसे लिख सकते हो तो आपका बहुत टाइम सेव होगा और आप जितना टाइम सेव करेंगे उतना टाइम आपके लिए बचेगा रिवाइज करने के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए, अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करने के लिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चे अगर कोचिंग और स्कूल रहता है दोनों चीज़, तो बहुत वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कवर करना, या फिर कोचिंग में भी बहुत हैक्टिक कर देते हैं टीचर्स, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर इट। ओके, कि टेस्ट भी आपको फिर वो कवर करना रहता है उसकी सिलेबस को, तो ये फिर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, अपने रूटीन में रिवाइज कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे मैं पूरे चैप्टर को प्रोवाइड करूँगा आपको। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगला वीडियो होगा ईट्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होगा। ये भी था, अगला वाला तो और ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आपको बहुत फोकस करके उस चीज़ को पढ़ना है। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।